हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। इकोनॉमिक्स में हमारा ये थर्ड चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले मनी वाला पार्ट कवर करने वाले हैं कि पहले बार्टर सिस्टम था, बाद में धीरे धीरे मनी का इवोल्यूशन हुआ, फिर क्रेडिट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब बेसिकली इस चैप्टर को हम लोग दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं मनी से रिलेटेड चीजें और सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्रेडिट से रिलेटेड चीजें। सबसे पहले जब हम लोग मनी की बात करते हैं तो हमको यह पता होना चाहिए कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। जब मैं बार्टर सिस्टम की बात करता हूं तो बहुत सिंपल है, गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। मैं अगर आपको कोई गुड्स प्रोवाइड कर रहा हूं तो उसके सामने आप भी मुझे क्या करने वाले हैं, कुछ गुड्स प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर फार्मर की बात करता हूं, फार्मर अगर आपको वीट दे रहा है तो सामने आपसे क्या लेगा, क्लोथ लेगा। ये क्या है, बार्टर सिस्टम। मैंने आपको कोई गुड्स दिए हैं और एक्सचेंज में आप भी मुझे क्या करोगे, गुड्स दोगे। लेकिन बार्टर सिस्टम के अंदर एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जब मैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की बात करता हूं तो उसका मतलब होता है कि मैं कमोडिटी दे रहा हूं वो तो ठीक है, लेकिन मुझे मार्केट में ऐसा इंसान ढूंढना है जो मेरी कमोडिटी एक्सेप्ट करे और उसकी कमोडिटी मुझे देने के लिए तैयार हो। मैं अगर वीट दे रहा हूं तो सामने वो मुझे क्या करेगा, क्लोथ देगा। मेरी कमोडिटी भी एक्सेप्ट कर रहा है और उसकी कमोडिटी भी मुझे देने के लिए तैयार है। ये होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। लेकिन एक चीज सोच के देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत डिफिकल्ट है ऐसा इंसान ढूंढना मार्केट में जाके जो मेरी कमोडिटी भी लेगा और उसकी कमोडिटी भी मुझे देने के लिए तैयार होगा। बहुत डिफिकल्ट चीज हो जाती है और इस डिसएडवांटेज की वजह से मनी का इवोल्यूशन हुआ। और जब मनी का इवोल्यूशन हुआ, जब से हम लोगों ने मनी को यूज करना स्टार्ट किया, बेसिकली कॉइन्स है, करेंसीज है, ये सब चीजों को यूज किया, तब से ये जो प्रॉब्लम थी हमारी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की, ये जो प्रॉब्लम है ये क्या हो चुकी है, सॉल्व हो चुकी है। सो सबसे पहली चीज हम लोगों को जो ध्यान में रखनी है वो क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम ध्यान में रखेंगे हम लोग। जब हम लोग बार्टर सिस्टम की बात करते हैं तो बार्टर सिस्टम के अंदर जब से मनी का यूज हुआ है तब से पहली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी डबल कोइंसिडेंस की। सेकंड जो एक और प्रॉब्लम है वो है स्टोरेज। पहले बार्टर सिस्टम में हमें गुड्स क्या करने पड़ते थे, स्टोर करने पड़ते थे, लेकिन एज सच अब वो प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मुझे मनी को स्टोर करना है तो मैं बहुत आसानी से क्या कर सकता हूं, मनी को स्टोर कर सकता हूं। फिर मुझे अगर किसी चीज को मेजर करना है, मेजरमेंट की अगर बात आती है, तो आज के टाइम में हम लोग किसी भी चीज की वैल्यू को बहुत आसानी से मनी टर्म्स में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। दैट इज प्राइस। ये कमोडिटी परचेस करने गए, कितने रुपए की है, 100 रुपीज, 200 या 300। मतलब आज के टाइम में हम लोग किसी भी चीज की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। उसके अंदर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम थी पहले, जो अब निकल चुकी है। जब हम लोग बार्टर सिस्टम के बाद बात करते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, बहुत अलग अलग चेंजेस आए, इवोल्यूशन आया। जैसे कि पहले बार्टर सिस्टम था, फिर एक ऐसा स्टेज आया जहां पे हम लोग कॉइन्स यूज करते थे, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन। उसके बाद ऐसा स्टेज आया जहां पे हम लोग मेटालिक कॉइन्स यूज करने लगे, पेपर करेंसी यूज कर रहे हैं हम लोग आज भी। उसके बाद जो स्टेज आया उसमें हम लोग प्लास्टिक मनी यूज कर रहे हैं, बेसिकली यूज ऑफ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। उसके बाद जो स्टेज आया उसमें हम लोग ई मनी यूज कर रहे हैं, बेसिकली देखा जाए तो पेटीएम है, गूगल पे है, यूपीआई है, ये जितना भी है ये ई मनी के फॉर्म में है। यानी ये मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है। हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। पहले बार्टर सिस्टम था, फिर कॉइन्स अलग अलग यूज किए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और वो सब। उसके बाद नॉर्मल कॉइन्स और करेंसीज यूज की हमने, फिर प्लास्टिक मनी और लास्ट में ई मनी। तो कुछ इस तरीके से अलग अलग फॉर्म्स है जो हम लोग यूज कर चुके हैं। जब हम लोग करेंसी की बात करते हैं तो याद रखना है, करेंसी के अंदर दोनों चीजें इंक्लूड हो जाती है, कॉइन्स एज वेल एज पेपर नोट्स, दोनों चीजें। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। और जब हम लोग करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी इशू करने का जो पावर है, जो सर्कुलेट हो रही है इकोनॉमी के अंदर, वो किसकी वजह से हो रही है, तो गवर्नमेंट की वजह से हो रही है। आज गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट ने इसको लीगली डिक्लेयर किया है एज अ मनी, इसलिए हम उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और इंडिया में बेसिकली जो पावर है नई करेंसी इशू करने का, वो किसके पास है, तो वो आरबीआई के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो सेंट्रल बैंक है इंडिया की, हमारे कंट्री की मेन बैंक आरबीआई, उसके पास पावर्स है न्यू करेंसी इशू करने का। और इसीलिए अगर हम लोग देखें तो जो भी करेंसी नोट्स है, कॉइन्स है, वो वाइडली एक्सेप्टेड है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लीगली कोई भी उसको एक्सेप्ट करने से मना कर सकता नहीं है।
तो ये बेसिकली करेंसी की बात है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिपॉजिट्स विद द बैंक। हमने करेंसी की बात की, तो हमको एक और चीज पता होनी चाहिए कि बैंक में हम लोग जो पैसा डिपॉजिट करते हैं उसकी बात की है। यानी जिस तरीके से हम लोग हमारे पास पैसा रख सकते हैं, उसी तरीके से हम लोग बैंक में अकाउंट ओपन करवा के वहां पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फंड्स को डिपॉजिट कर सकते हैं। और जब फंड्स डिपॉजिट करने की बात आती है तो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम लोग किस तरीके से फंड्स को डिपॉजिट करते हैं। सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक्स हमें अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और मैं चाहूं वो फैसिलिटी अवेल कर सकता हूं। उस तरीके से फंड्स को क्या कर सकते हैं, बैंक के अंदर हम लोग डिपॉजिट कर सकते हैं। एक चीज याद रखना, जब भी हम लोग बैंक के अंदर फंड्स को डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। अगर सेविंग अकाउंट है तो अप्रोक्सीमेटली 3 to 4% इंटरेस्ट मिलता है। रिकरिंग अकाउंट है या फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट है तो उसके अंदर इंटरेस्ट का रेट थोड़ा बढ़ जाता है। हाँ, करंट अकाउंट में याद रखना कि करंट अकाउंट में बैंक नॉर्मली इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड करती है और कुछ हमसे कमीशन भी चार्ज करती है, क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर बैंक हमें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दे रही है, तो उस फैसिलिटीज की वजह से बैंक्स क्या कर सकती है, हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले सकती है। सो हमारे ऊपर है, हम पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और डिपॉजिट करने के साथ साथ अगर हम लोग चाहें तो फंड्स को विड्रॉ भी कर सकते हैं। और जब भी हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिपॉजिट विद द बैंक्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। हम लोग जब चाहें तब बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं ये पैसा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है। ये बैंक में जब पैसा डिपॉजिट करते हैं उसकी बात है। नेक्स्ट जो एक और चीज पता होनी चाहिए वो है चेक फैसिलिटी। जब हम लोग चेक फैसिलिटी की बात करते हैं तो बहुत सिंपल है, हम सभी लोगों ने चेक देखा है कहीं ना कहीं, ऑब्वियस बात है। चाहे हमारी शॉप पे हो, हमारे बिजनेस में हो, हमारे घर पे हम लोग कोई ट्रांजेक्शन किसी के थ्रू कर रहे हैं, हम लोग किसी को चेक के थ्रू पेमेंट करें तो घर पे भी हमने देखा हुआ है चेकबुक को। तो जब भी चेकबुक की हम लोग बात करते हैं, चेक फैसिलिटी की, तो ये ऐसी फैसिलिटी है जहां पे मुझे अगर किसी को भी पेमेंट करना है या मुझे अगर किसी से भी पैसा रिसीव करना है तो मैं चेक की मदद से आसानी से ट्रांजेक्शन कर सकता हूं। चेक क्या है, तो बेसिकली एक प्रिंटेड फॉर्म है, पेपर है छोटा सा, जिसके ऊपर हम लोग जिसको भी पे करना है उसका नाम लिखते हैं। बेसिकली चेक मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन टू दी बैंक। बैंक को हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मेरे बिहाफ पे इस इंसान को, जिसका नाम इस चेक पे लिखा है, उस इंसान को क्या कर दो, आप पेमेंट कर दो। तो बेसिकली चेक के थ्रू हम लोग बहुत आसानी से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वो भी विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ कैश। मतलब सेफ्टी है यहाँ पे, कैश हमको साथ में लेने का कोई टेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट, चेक फैसिलिटी के बाद हम लोग अगर बात करते हैं मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम की, तो सबसे पहले आता है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। जब हम लोग लोन एक्टिविटी की बात करते हैं, हम लोग जानते हैं बैंक के दो मेन फंक्शंस होते हैं, मेजर फंक्शंस। जो फर्स्ट फंक्शन होता है बैंक का वो होता है एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। मैंने बताया हम लोग बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, रिकरिंग अकाउंट है, कैसे भी। उसी तरीके से बैंक हमें लोन प्रोवाइड करती है, और बैंक जब भी हमें लोन प्रोवाइड करती है, बैंक क्या करती है, हमसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। एक चीज याद रखना, जब हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया था तो बैंक हमें इंटरेस्ट दे रही थी। अब हम जब बैंक से लोन लेने वाले हैं तो बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। बैंक मुझे कितना इंटरेस्ट पे कर रही थी सेविंग अकाउंट पे, 3% या 4%। लेकिन जब मैं बैंक से लोन लेता हूं तो बैंक अप्रोक्सीमेटली 7 to 8% इंटरेस्ट चार्ज करती है, कुछ केसेस में शायद 9% भी हो सकता है। जो डिफरेंस अमाउंट है, से फॉर एग्जाम्पल सेविंग अकाउंट पे बैंक मुझे 3% इंटरेस्ट दे रही है, बैंक ने किसी को लोन दी है और बैंक कितना चार्ज कर रही है, 8%। 8% बैंक को मिला, बैंक ने उसमें से 3% मुझे दिया, तो बैंक का नेट प्रॉफिट क्या हुआ, 5%। यानी ये जो डिफरेंशियल अमाउंट है इंटरेस्ट के बीच की, ये बैंक के लिए क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। ये क्या हो जाती है, बैंक की इनकम मानी जाती है। सो लोन एक्टिविटीज की बात की है। दूसरी एक जो चीज है वो है क्रेडिट। जब हम लोग क्रेडिट फैसिलिटी की बात करते हैं, नॉर्मली लोन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आज के टाइम में बहुत कॉमन चीज है, डे टू डे में आज के टाइम में ये चीज बहुत कॉमन हो चुकी है। हर इंसान कहीं ना कहीं लोन अवेल करता है बैंक से। अलग अलग पर्पज हो सकता है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, मैरिज लोन है, पर्सनल लोन है, कार लोन है, कोई भी तरह की लोन हम लोग अवेल कर सकते हैं। और अगर लोन नहीं तो एटलीस्ट क्रेडिट फैसिलिटी तो सब लोग लेते ही हैं। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं गुड्स को अगर परचेस कर रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मैं पेमेंट 1 महीने बाद करूंगा या 2 महीने बाद करूंगा, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। मैंने गुड्स परचेस कर लिए हैं या फिर मैंने सर्विसेज को अवेल किया है, बट मैं पेमेंट कब करने वाला हूं, एट ए फ्यूचर डेट, बाद में पे करने वाला हूं। तो ये बेसिकली क्या है, ये क्रेडिट फैसिलिटी है जो आज के टाइम में बहुत ही कॉमन हो चुकी है।
अब क्रेडिट के साथ साथ हमको समझना है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। जब भी हम लोग क्रेडिट पे कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर जब भी हम कोई लोन लेते हैं तो उसके पीछे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। ऑब्वियस बात है, टर्म्स एंड कंडीशंस के बिना इतनी आसानी से हमें लोन नहीं मिलेगी। जब भी हम लोग टर्म्स की बात करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करते हैं, तो उसके अंदर कौन सी चीजें इंक्लूड हो सकती है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो मेथड ऑफ पेमेंट है, किस तरीके से हम लोग पे करने वाले हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज होगा, 6%, 7% या 8%, बैंक हमसे कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी उसकी बात की है। ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट, अगर हम लोग लोन ले रहे हैं तो कितने टाइम के लिए लोन ले रहे हैं, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, जो भी टेन्योर है, जो टाइम पीरियड है वो भी मेंशन होगा वहां पे। एंड अदर रिलेटेड कंडीशंस सच एज इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। जब हम कोलेटरल की बात करते हैं, जब भी हम कोई लोन लेते हैं ना तो सिक्योरिटी के तौर पे हमें कुछ रखना पड़ता है, कुछ गिरवी रखना पड़ता है। जब तक हम लोग सिक्योरिटी के तौर पे कुछ नहीं रखेंगे, ऑब्वियस बात है हमको इतनी आसानी से लोन नहीं मिलने वाली। सो बेसिकली हमको क्रेडिट अवेल करते टाइम टर्म्स ऑफ क्रेडिट का ध्यान रखना है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए पहले से। जब हम लोग टर्म्स ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले बताया कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब है कि ये सिक्योरिटी है। अगर मैंने बैंक से लोन ली है तो सामने मुझे कुछ ना कुछ क्या करना होगा, सिक्योरिटी के तौर पे मेरे कुछ एसेट्स रखने होंगे। एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, व्हीकल्स, लाइफ स्टॉक, डिपॉजिट विद द बैंक, ऐसा कुछ भी मैं गारंटी के तौर पे क्या कर सकता हूं, सिक्योरिटी के तौर पे रख सकता हूं। अगर इन केस मैंने लोन रीपे नहीं की, इफ आई एम अनएबल टू रीपे द लोन, द बैंक हैज अ राइट टू सेल द एसेट्स। अगर मैं लोन रीपे नहीं कर पा रहा हूं तो बैंक मेरी जो भी प्रॉपर्टी है वो सेल करके भी लोन की अमाउंट क्या कर सकती है, रिकवर कर सकती है। सो याद रखना है, टर्म्स एंड कंडीशंस में सबसे पहले जो हम लोग ध्यान रखेंगे वो कोलेटरल सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज जो यहां पे हमें देके रखी है वो दिया है वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। क्रेडिट अरेंजमेंट्स में भी डिफरेंस होता है, लोन लेने का पर्पस अलग होता है सभी का। जैसे अब जब हम लोग विलेज की बात करते हैं, रूरल एरिया की बात करते हैं, तो कुछ लोग वहां पे जो लोन लेते हैं वो सीड की कॉस्ट के लिए लेते हैं, कुछ लोग फर्टिलाइजर्स के लिए, कुछ लोग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट्स, सबका पर्पस अलग होता है लोन लेने का। जैसे अगर अर्बन एरिया की बात करूं तो हम लोग एजुकेशन लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, उसी तरीके से रूरल एरिया में भी अलग अलग पर्पस होता है। पर्पस पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह की लोन अवेल करना चाहते हैं। और जब भी हम लोग रूरल एरिया की बात करते हैं तो रूरल एरिया में बहुत सारे अलग अलग मेथड्स है जहां से हम लोग लोन ले सकते हैं, जहां से हम फंड्स ले सकते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट हम लोग देख सकते हैं लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स। लोन फ्रॉम मनी लेंडर, जो प्राइवेट मनी लेंडर होते हैं, जो इंडिजिनियस मनी लेंडर्स, उनसे हमको लोन तो मिल जाती है, लेकिन एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है मनी लेंडर से लोन लेने का कि वो लोग हमसे बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। दे आर चार्जिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द फार्मर्स और द लेबरर्स। और ये लोग इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं कि ये लोग इवन क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, मैन्युपुलेट करते हैं चीजों को। और जब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लोग हमसे चार्ज करेंगे तो बेसिकली हम लोग एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। हम लोग वो इंटरेस्ट पे करते करते ही उसमें रह जाते हैं, उसी में सर्कुलेट होते रहते हैं। तो एक ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जब भी हम लोग मनी लेंडर से लोन लेते हैं तो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है, वो लोग अकाउंट्स को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, और फार्मर है या फिर जो भी लेबरर है वो उसी डेट ट्रैप में रह जाता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज लोन फ्रॉम ट्रेडर्स। अगर हम लोग चाहें तो ट्रेडर्स से भी लोन ले सकते हैं। ट्रेडर्स हमको लोन तो दे देते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन होती है कि हमारा जो भी कल्टीवेशन है, जो भी क्रॉप है, वो हम उन्हीं को सेल कर देंगे। अब ट्रेडर्स को तो डबल बेनिफिट हो रहा है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी मिल रहा है, प्लस लोअर रेट पे उन्होंने क्या किया है, क्रॉप्स को परचेस कर लिया है, और आगे मार्केट में वो लोग क्या करते हैं, हायर प्राइस पे उस चीज को सेल कर देते हैं। तो ट्रेडर्स को अगर देखा जाए तो डबल बेनिफिट मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्रॉप्स। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन इज लोन फ्रॉम बैंक। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अगर हम लोग चाहें तो हम लोग बैंक से भी लोन ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, किसी भी तरह की लोन हमको मिल जाती है एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। काफी लोअर रेट पे हमको लोन फैसिलिटी मिल जाती है, और रीपेमेंट फैसिलिटी जो है वो भी यहाँ पे अच्छी है। बैंक्स कभी मैन्युपुलेट नहीं करती हमें, एक्सप्लॉइट नहीं करती हमें, सो वो एक अच्छा तरीका है। बट एक डिसएडवांटेज रहता है कि बैंक्स के थ्रू अगर हम लोग लोन लेते हैं तो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। जब तक हम लोग कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल नहीं करेंगे, इतनी आसानी से हमको लोन नहीं मिलने वाली। नेक्स्ट ऑप्शन इज लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। अगर हम लोग चाहें
तो हम लोग हमारे एम्प्लॉयर से, मतलब जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, वहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली लोन ले सकते हैं। लेकिन वो लोग भी अगेन हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, और इंटरेस्ट यहाँ पे दिया है अप्रोक्सीमेटली 5% पर मंथ। इतना आज के टाइम में तो नहीं होता है, बट अगर इतना चार्ज कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा है फिर, जिसकी वजह से अगेन जो लेबरर है वो इंटरेस्ट ही पे करता रह जाएगा। एंड लास्ट ऑप्शन इज लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जहां पे बहुत सारे लोग मेंबर्स होते हैं। अगर किसी भी मेंबर को लोन चाहिए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू भी लोन मिल सकती है। तो बेसिकली हमारे पास 4-5 अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे कि हमने देखा प्राइवेट मनी लेंडर्स है, बैंक्स है, ट्रेडर्स है, एम्प्लॉयर्स है। अलग अलग ऑप्शंस है जहां से हम लोग लोन को क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन से ऑप्शन के थ्रू लोन ले रहे हैं। जब हम लोग अलग अलग ऑप्शंस की बात करते हैं रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, तो नॉर्मली इंडिया में दो अलग अलग सोर्सेज है, जिसमें सबसे फर्स्ट एक है वो है फॉर्मल सेक्टर, और दूसरा एक जो होता है वो होता है इनफॉर्मल सेक्टर। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग लोन कहां से लेते हैं, फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर और फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर। कंप्लीटली हमारे ऊपर वो चीज डिपेंड करती है। फॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं तो बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये फॉर्मल सेक्टर है। इनफॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं तो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, ट्रेडर्स है, लेंडर्स है, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर है। सो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं या फिर इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। पहले यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए, यहां तक हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ फॉर्मल सेक्टर। मैंने बताया बैंक से ले रहे हैं हम लोग, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनसे अगर हम लोग लोन ले रहे हैं तो वो फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर का फीचर्स में सबसे फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स लोन कंपैरेटिवली एट ए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कोलेटरल सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन दी लोन। बैंक से अगर हम लोग लोन ले रहे हैं ना, तो सबसे पहले याद रखना कि वो लोग इंटरेस्ट तो हमसे कम चार्ज करेंगे, बट डेफिनेटली कोलेटरल सिक्योरिटी डिमांड करेंगे वो लोग। जब तक मैं कोई एसेट गिरवी नहीं रखता तब तक मुझे लोन मिलने वाली नहीं है। एंड द फॉर्मल सेक्टर इज सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम सुपरवाइज कर रही है, रेगुलेट कर रही है, देख रही है कि जो भी बैंक्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो लोग प्रॉपर तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर नहीं कर रहे तो उनके ऊपर पेनल्टी भी इंपोज कर सकते हैं, उनका लाइसेंस भी इवन हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। एंड फॉर्मल सेक्टर में कौन आता है तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, दैट इज बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये फॉर्मल सेक्टर की बात की है। अब फॉर्मल सेक्टर का रोल भी दिया हुआ है यहाँ पे कि आरबीआई का क्या रोल है फॉर्मल सेक्टर के अंदर। सबसे पहले आरबीआई ensures that the banks give loan not just to profit making business and traders, small cultivators, small scale industries and small borrowers also। सबसे पहली चीज आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ध्यान रखती है कि जो भी बैंक्स है या जो भी कोऑपरेटिव्स है, वो लोग अगर लोन दे रहे हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन को या इंडस्ट्रियलिस्ट को ही दे रहे हैं। हर किसी को लोन मिलनी चाहिए, चाहे वो स्मॉल कल्टीवेटर्स हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, स्मॉल बोरोवर्स हो, हर किसी को लोन मिलनी चाहिए। वरना पता चला बैंक्स तो सिर्फ ऐसा करेगी कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस को ही लोन देने में इंटरेस्टेड है। तो आरबीआई सबसे पहले तो सुपरवाइज कर रही है कि लोन हर किसी को मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इज पीरियोडिकली द बैंक्स हैव टू सबमिट द इंफॉर्मेशन टू आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग टू whom and at what rate of interest they are lending to the borrowers। टाइम टू टाइम सभी बैंक्स है ना आरबीआई को रिपोर्ट सबमिट करेगी कि ये लोगों ने किसे लोन दी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, कितनी लोन दिए है, वो सभी चीजों के ऊपर एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। नॉर्मल बैंक्स किसको सबमिट करेगी रिपोर्ट, आरबीआई को सबमिट करेगी, कितनी लोन दी है, किसे लोन दी है और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दी है। एंड नेक्स्ट, the bank maintains a minimum cash balance out of the deposits they receive and the RBI monitors the banks in actually maintaining the cash balance। अब यहाँ पे ना अलग अलग रूल है जो हम लोग आगे के स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे, बट जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जिसको हम लोग कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, CRR एंड SLR, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो में ऐसा होता है कि बैंक्स के पास जितना भी डिपॉजिट है उस टोटल डिपॉजिट का सर्टन परसेंटेज कहां पे हम लोग डिपॉजिट करेंगे, आरबीआई के पास। यानी अगर मेरी बैंक के पास 100 करोड़ रुपए का डिपॉजिट है तो उसका अप्रोक्सीमेटली 4% मेरी बैंक एनी टाइम आरबीआई के पास मेंटेन करेगी। ये CRR है, कैश रिजर्व रेशियो।
एक होता है SLR, स्टेच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब मेरे पास जितना भी पैसा है, मेरी बैंक के पास जितना भी पैसा है, उसका सर्टन परसेंटेज एनी टाइम बैंक खुद के पास मेंटेन करेगी। अप्रोक्सीमेटली से फॉर एग्जांपल 20% है अगर रूल, तो 20% जितना अमाउंट एनी टाइम बैंक खुद के पास रखेगी। यानी पूरी की पूरी अमाउंट जो भी डिपॉजिट के फॉर्म में आती है उसको कभी भी हम लोन के तौर पे नहीं दे सकते। मेरे पास 100 करोड़ है तो पूरे 100 करोड़ की लोन नहीं दे सकता, क्योंकि आरबीआई का रूल है कि कुछ परसेंट आपको आपके पास भी मिनिमम मेंटेन करना ही होगा। तो बैंक बेसिकली आरबीआई जो है वो इस चीज को भी मॉनिटर कर रही है। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। जब हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं तो यहां पे बेसिकली कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अथॉरिटी नहीं है जो सुपरवाइज करे। जैसे फॉर्मल सेक्टर में बेसिकली कौन था, आरबीआई, बट यहां पे एज सच ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सुपरवाइज करने के लिए। एंड कोलेटरल सिक्योरिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द लोन। यहां पे ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मुझे लोन चाहिए तो कोलेटरल सिक्योरिटी देनी ही होगी, कुछ गिरवी रखना ही होगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। And this could lead to increasing the debt with the borrower and can fall them into a debt trap. Also, the people might wish to start an enterprise by borrowing from the informal sector, may not do so because of high cost of borrowing. यहाँ पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये जो प्राइवेट मनी लेंडर्स है ये लोग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हम लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। इंटरेस्ट ही बार बार एक्यूमुलेट होता जाता है, बहुत पे करना पड़ता है। इवन बहुत सारे लोग अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी नहीं करते, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो बहुत ज्यादा है। Still, poor household in the urban and the rural areas depend upon informal source of borrowing needs. It is essential to reduce the informal source of credit and increase the formal source of credit in India. फिर भी आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में जो इनफॉर्मल सेक्टर से बेसिकली लोन अवेल कर रहे हैं, और अगर देखा जाए तो इस चीज को रिड्यूस करना चाहिए। लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि इनफॉर्मल सेक्टर की जगह लोन लो, बट कहां से, तो फॉर्मल सेक्टर से। फॉर्मल सेक्टर से जितनी लोन लेंगे उतना अच्छा है, बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन है सब कम होगा। तो इनफॉर्मल सेक्टर से ज्यादा बेटर क्या हो सकता है, फॉर्मल सेक्टर। तो पहले सभी को यहां तक क्लियर होना चाहिए कि फॉर्मल सेक्टर क्या है एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्या है। अब फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर दी पुअर। जब हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं तो देखिए बेसिकली अगर मैं बैंक से लोन लेने जाता हूं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, डॉक्यूमेंटेशन है, कोलेटरल सिक्योरिटी भी है। सो ये सब प्रॉब्लम्स आती है। उसकी जगह हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम लोग चाहें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी लोन ले सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर कुछ मेंबर्स हैं जो रेगुलरली बेसिकली क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, और ये लोग सेव करते जाते हैं, और जो भी इस सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर है वो यहां से ही लोन अवेल कर सकता है। और इवन अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप रेगुलर बेसिस पे सेव कर रहे हैं तो 1-2 साल बाद ये लोग बैंक से भी लोन ले सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो लोन मिलती है वो उन्हीं के नाम से मिलती है, ग्रुप के नाम से। सो अगर हम लोग चाहें तो मेंबर्स चाहें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन ले सकते हैं, और 1-2 साल बाद अगर ये लोग अच्छे से सेव कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे तो ये लोग बैंक से भी अगर चाहें तो खुद के नाम पे लोन अवेल कर सकते हैं। सो ये चीज पॉसिबल है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की जब हम लोग बात करते हैं तो इवन वुमेन्स के लिए भी सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, जो रेगुलरली मिलते हैं, जो डिस्कशन करते हैं, वुमेन को हेल्प करते हैं फॉर बीइंग सेल्फ रिलायंट। अलग अलग चीज़ों पे डिस्कशन होता है, जैसे कि हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, इवन डोमेस्टिक वायलेंस है, ये सभी चीज़ों में डिस्कशन होता है। इन सभी चीज़ों में वो लोग सपोर्ट करते हैं। सो बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन अवेल कर सकते हैं ओनली फॉर दी पुअर। सो यहां तक सभी को चैप्टर क्लियर होना चाहिए। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।